आपका फीमेल्स में, ठीक है। तो सबसे पहले एनोवुलेशन, एनोवुलेशन का क्या मतलब हो गया कि ओव्यूलेशन नहीं हो रहा। तो नेक्स्ट बात करते हैं रीज़न क्या क्या है इनफर्टिलिटी के आपका फीमेल्स में, ठीक है। तो सबसे पहले एनोवुलेशन, एनोवुलेशन का क्या मतलब हो गया कि ओव्यूलेशन नहीं हो रहा, यानी कि ओव्यूल आपका नहीं आ पा रहा है, ठीक है, या फिर रिलीज नहीं हो पा रहा है या नहीं बन पा रहा है, ठीक है, यानी कि नो फॉर्मेशन ऑफ कॉर्पस ल्यूटम। और जब आपका फॉलिकल ही नहीं बनेगा या ओव्यूलेशन नहीं होगा तो रप्चर्ड फॉलिकल नहीं मिलेगा, और रप्चर्ड फॉलिकल वगैरह नहीं मिलेंगे आपके पास, ग्रेफिन फॉलिकल, तो कॉर्पस ल्यूटम नहीं मिलेगा, तो दैट इज एनोवुलेशन, ठीक है, यानी कि ओव्यूलेशन नहीं हो पाया है, ठीक है, यानी कि ओव्यूलेशन इज रिस्ट्रिक्टेड। कोई भी रीज़न हो सकता है, ठीक है, न्यूट्रिशन हो सकता है उसका रीज़न आपका हार्मोनल इम्बैलेंसेस हो सकता है, रीज़न बहुत सारे हो सकते हैं, स्ट्रेस भी हो सकता है, रीज़न उसका क्या कहते हैं मालफॉर्मेलिटी इन क्या कहते हैं ओवरीज भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है बेटा, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल। इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल तो आपने बहुत बार सुना होगा कि मेंसेस जो है आपके एक प्रॉपर साइकिल में आने चाहिए, लाइक 28 से 30 डेज की साइकिल होती है किसी भी ह्यूमन फीमेल की, जिसमें कि उसका 28 से 30 डेज के बाद दोबारा से मेंसेस आने स्टार्ट हो जाते हैं, यानी कि पीरियड ऑफ क्या कहते हैं ब्लीडिंग, ठीक है। अगर वो उस पीरियड से अगर हम +- 4-5 डेज का लेके चलते हैं, पर उससे ज़्यादा हो गए तो उससे ज़्यादा लंबे समय के बाद आ रहे हैं, 2-2 महीने का गैप हो जा रहा है, या फिर 15-15 दिन पे ही आ जा रहे हैं, तो हम उसको क्या बोलेंगे इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल। और ये बहुत कॉमन क्या कहते हैं आपकी ना प्रॉब्लम है आजकल के टाइम में, तो बहुत ज़्यादा कॉमन है, ठीक है। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल में गेट डिस्टर्ब्ड ड्यू टू पॉलीसिस्टिक ओवरी, एंडोमेट्रियोसिस एंड स्ट्रेस कंडीशन, ठीक है। तो कई बार बोलते हैं कि मतलब स्ट्रेस ले लिया, बहुत ज़्यादा परेशान है, घर में कोई प्रॉब्लम आ गई है, या फिर पढ़ाई वगैरह के चक्कर में बहुत ज़्यादा जैसे तुम लोग टेंशन ले लो एग्जाम वगैरह के टाइम में, या किसी चीज़ का फियर डेवलप हो जाए, है ना। तो इसके बाद भी क्या होता है कि कई बार देखा गया है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाती है या फिर इरेगुलर हो जाती है। इसके साथ साथ न्यूट्रिशन वाइज अगर कोई कमी करके रख रहे हो तो भी आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल डिस्टर्ब होगी। प्लस फिजिकल एक्सरसाइज लाइफ स्टाइल आपका बहुत ख़राब है, ठीक है, आप कुछ कर नहीं रहे हो तो भी उसकी वजह से भी होगी। एंड देन नेक्स्ट इज आपका सबसे मतलब आजकल सबसे पॉपुलर पॉलीसिस्टिक ओवरी, जिसमें आप पीसीओएस या पीसीओडी के बारे में आपने सुना होगा, है ना। इसमें क्या होता है कि आपके जो ओवरीज है उसमें जो नंबर ऑफ फॉलिकल्स हैं वो बहुत ज़्यादा बन जाते हैं और मैच्योर नहीं हो पाते ठीक तरीके से, तो सिस्ट की तरह से दिखने लगता है बेटा, और इस वजह से इस कंडीशन को क्या बोलते हैं पॉलीसिस्टिक ओवरी बोलते हैं, ठीक है। अब उसके पहले सिम्टम्स आ रहे हैं, डेवलप होकर नहीं दिखाई दे रही पर पहले केवल सिम्टम आ रहे हैं, तो हम उसको क्या बोलेंगे पीसीओएस। और अगर वो मतलब आपको ओवरी में भी दिख गया कि फॉलिकल्स रप्चर नहीं हो पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा फॉलिकल्स ऐसे डिफॉर्म्ड पड़े हुए हैं ओवरीज में, तो हम उसको बोलेंगे पीसीओडी, ठीक है। नेक्स्ट इज आपका फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन फेलियर। फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन फेलियर क्या होता है कि ओवम तो बन गया पर उसके बाद क्या नहीं हो पा रहा, वो स्पर्म से मीट नहीं कर पा रहा, दैट इज फर्टिलाइजेशन नहीं हो पा रहा। इम्प्लांटेशन क्या हो गया कि जाइगोट तो बन गया, ब्लास्टोसिस्ट भी बन गया, बट यूट्रस इज नॉट रेडी फॉर द इम्प्लांटेशन, तो वो उसके लिए कोई भी कंडीशन हमने देखा है कॉन्ट्रासेप्टिव्स हम देते हैं ताकि ये इम्प्लांटेशन ना हो पाए या फिर फर्टिलाइजेशन ना हो जाए, इस पॉइंट पे हम कॉन्ट्रासेप्टिव भी यूज करते हैं। इट मे बी कॉज्ड ड्यू टू एंडोमेट्रियल डैमेज, पर नेचुरली अगर ये चीज़ हो रही है तो वो क्या हो सकता है कि एंडोमेट्रियम, इम्प्लांटेशन कहाँ होना है एंडोमेट्रियम में, है ना, इनर मोस्ट लाइनिंग ऑफ आपकी यूट्रस, वहां पे होता है इम्प्लांटेशन किसका, है ना, ब्लास्टोसिस्ट का बेटा, ब्लास्टोसिस्ट का। तो अब ये ब्लास्टोसिस्ट अगर वहाँ इम्प्लांट नहीं हो पा रही क्योंकि एंडोमेट्रियम की थिकनिंग बहुत कम है या फिर बहुत ज़्यादा है या फिर वो उसके लिए सेंसिटिव ही नहीं है, तो क्या होगा वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि इम्प्लांटेशन नहीं हुआ। ये या फिर इस वजह से भी हो सकता है कि ड्रग यूज़, बहुत ज़्यादा अल्कोहल अब्यूज़ कर रहे हैं या बहुत कुछ ऐसी ड्रग्स आती हैं, है ना, जिनका यूज़ से क्या हो सकता है, जैसे हाई प्रोजेस्टेरॉन पिल्स वगैरह ले रहे हैं, स्टेरॉइड्स वगैरह ले रहे हैं, तो फीमेल्स में लाइक स्टेरॉइड्स आपकी क्या होती है हार्मोनल पिल्स ही होती हैं। हार्मोनल पिल्स केवल इसलिए नहीं लेते कि क्या कहते हैं आपके मतलब सही से
मेंसेस वगैरह नहीं आ रहे, या फिर क्या कहते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव्स के लिए कुछ लोग एज एन एथलीट हो गए, या फिर अपनी क्या कहते हैं ना जिम वाले हो गए, या कुछ क्या कहते हैं अपनी बॉडी की एक्टिविटी को एनहेंस करना चाहते हैं, है ना, मेटाबॉलिज्म बूस्ट करना चाहते हैं, अपने मस्कुलर बॉडी अपनी दिखाना चाहते हैं, तो उस चक्कर में क्या होता है हार्मोनल पिल्स लेने से भी, ये एस्टेरॉइड्स हार्मोनल पिल्स ही होती हैं, ठीक है, उसके वजह से भी आपको क्या देखने को मिलेगा कि फर्टिलाइजेशन और इम्प्लांटेशन उनमें नहीं हो पा रहा है। देन नेक्स्ट इज गोनाडोट्रोपिन डेफिशिएंसी। गोनाडोट्रोपिन डेफिशिएंसी आपने हार्मोन से सपोर्टिंग द प्रोसेस ऑफ ओव्यूलेशन आर डेफिशिएंट एलएच और एफएसएच, यानी पिट्यूटरी। पिट्यूटरी यहाँ पे क्या है आपकी फंक्शन नहीं कर पा रही है, ओके, ठीक है, पिट्यूटरी मेल फंक्शंस, ठीक है, पिट्यूटरी की मेल फंक्शनिंग की वजह से आप देख सकते हो एफएसएच एलएच कहीं से भी कोई भी ऊपर नीचे, तुम्हें याद होगा कि एलएच 14 डे पे बहुत ज़्यादा पीक पे होता है, तभी ओव्यूलेशन हो पाता है। एफएसएच अगर सही लेवल पे रिलीज नहीं होता रहा मंथली, देन व्हाट विल हैपन, आपका जो मैचुरेशन है ओवम का वो कहीं ना कहीं रुक जाएगा, रेस्ट्रिक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से एलएच एंड एफएसएच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फीमेल क्या कहते हैं गैमेट का डेवलपमेंट के लिए। नेक्स्ट इज एक्टोपिक प्रेगनेंसी। एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या होती है, एम्ब्रियो इम्प्लांट्स आउटसाइड द यूट्रस। एक्टोपिक, तुमने ये एक्टोपिक वर्ड बहुत सुना होगा। एक्टोपिक इज अदर देन द ओरिजिनल साइड, अदर देन द ओरिजिनल साइट। ओरिजिनल साइट से हटकर जहाँ पे होना चाहिए था किसी टिश्यू या ऑर्गन को एग्जैक्टली उस पोजीशन पे ना हो के कहीं और प्रेजेंट हो गया। मान लीजिए कि आपका एम्ब्रियो कहाँ होना चाहिए था बेटा, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट, एम्ब्रियो की बात कर ले या फीटस की बात करें तो ये आपका होना चाहिए था यूट्रस बॉडी में। यूट्रस के भी पार्ट्स होते हैं, यूट्रस बॉडी में प्रेजेंट होना चाहिए था, बट ये यूट्रस बॉडी में ना होकर ये हो जाए कहाँ प्रेजेंट, फैलोपियन ट्यूब में बेटा, ठीक है, या फिर फंडस रीजन में, फंडस रीजन ऑफ यूट्रस, ठीक है, या फिर हो जाए आपका क्या कहते हैं किसी और पार्ट में हो जाए, ज़्यादातर सर्विक्स के नेक पे प्रेजेंट हो या कहीं पे भी, मतलब जो इम्प्लांटेशन है वो गलत जगह पे होने के वजह से अब बेबी की ग्रोथ को रेस्ट्रिक्शन होगा। प्लस साथ ही क्या हो जाएगी कि ये जो मतलब प्रेगनेंसी है ये आपको क्या नहीं देख पाएगी, सक्सेसफुल फीटस का डेवलपमेंट नहीं देखने को मिलेगा इस तरीके की प्रेगनेंसी में, और वो अल्टीमेटली बॉडी उसको क्या कर देती है, डिस्कार्ड कर देती है, और आप उसे देखोगे किसमें, अबॉर्शन, नेचुरल अबॉर्शन के रूप में। तो एक्टोपिक प्रेगनेंसीज में भी एक ये रीज़न आ जाता है इनफर्टिलिटी का, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। पॉलीसिस्टिक ओवरी, प्रेजेंस ऑफ मल्टीपल सिस्ट इन ओवरी। सिस्ट किसके होते हैं, फॉलिकल्स के। फॉलिकल्स कैसे फॉलिकल्स होते हैं बेटा, जो अभी डेवलप नहीं हुए हैं, यानी कि इमैच्योर फॉलिकल्स। तो उस इमेच्योर फॉलिकल्स, बहुत सारे फॉलिकल्स, मतलब ये आपके ओवरी है और इस ओवरी में बहुत सारे इमेच्योर आपको फॉलिकल्स दिखने लगेंगे, तो इस तरीके से लगेगा, और उसके साइड साइड फ्लूइड क्या हो जाएगा फ्लूइड प्रेजेंट होगा, इस वजह से इसको क्या बोलते हैं हम, पॉलीसिस्टिक ओवरी बोलते हैं। नेक्स्ट इज आपका ब्लॉकेज ऑफ फैलोपियन ट्यूब, ठीक है, फैलोपियन ट्यूब का ब्लॉकेज हो गया है ना, कि भाई एग्स बन रहे हैं बट वो पास नहीं हो पा रहे, रूट खराब हो गया उसका, जैसे कि हमने देखा वास डेफरेंस का रूट खराब हो जाता है या वास डेफरेंस ब्लॉक हो गई तो भी आप इनफर्टिलिटी का इसका एक कॉज मान सकते हो। इन्फ्लेमेशन है ना, सेल्फ एंजाइटिस। अब देखो किस किस वजह से होता है, फैलोपियन ट्यूब्स में गेट ब्लॉक्ड ड्यू टू कोई इन्फेक्शन हुआ, कुछ भी हुआ ऐसे फैलोपियन ट्यूब में, या फिर मान लीजिए कि मदर ने कुछ इस तरीके का मतलब अपना यूट्रस में कोई सफाई वफाई करवाई या कुछ भी कराया, जिसके वजह से क्या हुआ, टिश्यू जो थे फैलोपियन ट्यूब्स के एक दूसरे, जैसे इतना गैप था वो एक दूसरे से ज्वाइन कर गए, तो दैट इज़ व्हाट आपका ब्लॉकेज ऑफ फैलोपियन ट्यूब, जो कि इन्फ्लेमेशन की वजह से हुआ है। कंजेनाइटल ट्यूब डिफॉर्मिटी हो सकती है, जिसको ऑब्स्ट्रक्शन भी बोल सकते हैं। फिर नेक्स्ट इज वेजाइनल एंड सर्वाइकल इन्फेक्शन। वेजाइनल और सर्वाइकल इन्फेक्शन में आपका बैक्टीरियल फंगल इन्फेक्शन, गोनोरिया, क्लेमिडिया, ये दोनों मेल और फीमेल के लिए कॉमन है, क्योंकि जितने भी एसटीडीज होती हैं, एसटीडीज अल्टीमेटली रिजल्ट किस में करेगी बेटा, इनफर्टिलिटी में, तो आपने ये ध्यान रखना है,
ठीक है, आपने क्या क्या रीज़न हो सकते हैं, ये सारे रीज़न अपने दिमाग में रखने हैं कि इन सभी रीज़न के वजह से क्या हो सकता है, इन सभी रीज़न के वजह से फीमेल इनफर्टाइल कहलाएगी बेटा। और एसटीडीज कॉमन ग्राउंड है मेल या फीमेल की इनफर्टिलिटी का। इनफैक्ट ड्रग वगैरह भी, ड्रग हमने पढ़ा ना, ड्रग अब्यूज़ भी आपका एक कॉमन ग्राउंड आता है। ठीक, नेक्स्ट इज असिस्ट। तब अब क्या करें अब इसका, कि अगर मान लीजिए कोई पर्सन नेचुरली या फिर बाय बर्थ इनफर्टाइल है, या फिर कोई ऐसी एक्सीडेंटल कंडीशंस आ गई उसके लाइफ टाइम में, उसने कुछ ऐसी चीज़ एक्वायर्ड कर ली जिसके वजह से अब वो बच्चा पैदा नहीं कर सकता। तो वो बच्चा नहीं पैदा कर सकता, बट वो अपनी फैमिली को ग्रो करना चाहता है, चाहे फीमेल हो चाहे मेल पार्टनर है। एंड इट इज़ अ वेरी क्या कहते हैं ना, पर्टिकुलर टाइप ऑफ सोशल स्टिग्मा फीमेल्स के लिए, कि अगर उसकी शादी हो गई तो उसको बच्चा तो पैदा करना ही पड़ेगा। तो अगर वो नहीं हो पा रहा है तो वो सोसाइटी लेवल पे या फिर फैमिली लेवल पे बहुत ज़्यादा उसको दिक्कत होती है, बहुत ज़्यादा उसको कहते हैं ना एम्बेरसमेंट का सामना करना पड़ सकता है। तो ऐसी कंडीशंस को देखते हुए बहुत सारी टेक्निक्स का इजाद किया गया कि लोग अपने मतलब कहते हैं ना अपनी फैमिली को कंप्लीट कर सकें उनको, है ना। और ये वाला भी है कि मैम ऐसा क्यों ज़रूरी है, आप अडॉप्ट कर लो। भाई इंडिया जैसे कल्चर में अपन कहते हैं ना मेरा खून होना ही चाहिए, वो वाली चीज़, या फिर अपनी पीढ़ी को बढ़ाने वाली बात हो जाती है। तो इंडिया जैसे कंट्री में बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि लोग अपने ही कहते हैं ना बच्चे अडॉप्ट करने से घबराते हैं, ज़्यादातर ट्राई करते हैं, वो ज़िंदगी भर लगे रह जाएंगे कि कैसे भी उनका यही बच्चा हो, कोई और का पालने में डरते हैं, ठीक है, या फिर अडॉप्ट करने से डरते हैं। बट ऐसा कुछ भी नहीं होता। कैसे भी कंडीशन में अगर आपको फैमिली पूरी करनी है, आपको ये प्रोसेस से जाना चाहिए। इन सभी प्रोसेस से जाने के बाद भी अगर अल्टीमेटली सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता या फिर सक्सेसफुल नहीं होते, देन यू कैन ईजिली अडॉप्ट। इसलिए इतनी सारी मूवीज़ आती है कि अडॉप्शन करवा लो या फिर क्या। तो अब देखो, तुमने सरोगेसी वर्ड बहुत बार सुना होगा कि, है ना, सरोगेसी पे तो बहुत सारी मूवीज़ अभी हाल फिलहाल में आई थी जिसमें कृति सेनन भी थी, ठीक है। तो वो क्या कहते हैं, वो मूवीज़ वगैरह देख के तुम्हें आइडिया तो थोड़ा बहुत तो लग गया होगा कि सरोगेसी कैसे होती है और क्या क्या उस तरीके से, मतलब आप किस तरीके से लोग उसको यूज़ कर रहे हैं आजकल मार्केट में, उसका बिजनेस भी बना लिया, ये सारी चीज़ तो अलग है। तो आओ बात करते हैं क्या क्या कर सकते हैं। अब आपने एक और वर्ड सुना होगा आईवीएफ, आईवीएफ सेंटर्स से सुने होंगे बहुत सारा, कि एक टेस्ट ट्यूब बेबी सुना होगा आपने, है ना। तो बड़ी एक्साइटिंग और बहुत ही मतलब कहते हैं ना फैसिनेटिंग टर्म्स हैं ये सारी, और आपने अपने लाइफ में कहीं ना कहीं सुना ही होगा, कोई ना कोई नोन पर्सन होगा जो इस तरीके से इन टेक्निक्स को यूज़ कर चुका होगा या फिर उसका कहीं ना कहीं पार्ट होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें किस तरीके से आपकी इन टेक्निक्स को यूटिलाइज किया जाता है, या क्या है इन टेक्निक्स का प्रोसीजर जिसके वजह से हम किसी भी इनफर्टाइल क्या कहते हैं पार्टनर्स को या फिर कपल्स को किस तरीके से फर्टाइल बनाते हैं। असिस्टेड, इसी वजह से इसको नाम दिया हुआ है असिस्टेड। असिस्ट करना पड़ रहा है हमें किस में, रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज के हेल्प से, ठीक है। तो असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज इसका नाम हो गया। इसे ART बोलते हैं बेटा। हेल्प करनी पड़ रही है, असिस्टेंस लगाना पड़ रहा है हमें रिप्रोडक्शन के लिए, दैट्स वाई असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज कहलाती है ये। सबसे पहली टेक्नोलॉजी जो है, एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, IVF। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इन विट्रो का मतलब होता है, क्लास 11th में भी इन विट्रो इन विट्रो पढ़ा था, इन सिटू वर्ड पढ़ा था। इन विट्रो इज जो आपका नेचुरल एनवायरनमेंट है उससे हटाकर आपका कहाँ कर दिया, एक अपना मतलब कहते हैं ना आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट आपको प्रोवाइड किया ग्रो करने के लिए। जैसे कि जू क्या होता है, जू जानवरों के लिए एक इन विट्रो तरीके का उनका जंगल जैसा ही माहौल प्रोवाइड किया जाता है, बट एक्चुअल में वो जंगल नहीं है। तो आपने सेम क्या किया, सेम एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जिससे क्या हो सके, मतलब उसकी ग्रोथ कराई जा सके, बट दैट इज ऑल आर्टिफिशियल, ठीक है, आपका खुद का बनाया हुआ है वो। तो इन विट्रो इज आर्टिफिशियल मीडियम फॉर फर्टिलाइजेशन, ठीक है। आर्टिफिशियल मीडियम बनाएंगे हम फर्टिलाइजेशन का। तो किस तरीके से बनाएंगे आपको वो स्टेप्स में बताया हुआ है। सबसे पहला स्टेप है बेटा ओवेरियन स्टिमुलेशन। सबसे पहले हमें क्या चाहिए, हमें दिमाग में सिंपल सी बात है, हमें क्या करना है, हमें ओवम और स्पर्म को मिलाना है। अब हमें पता है कि जो हमारा अगर इनफर्टाइल हुआ, फीमेल हुई, तो उसके पास ओवम की कमी होगी बेटा, या फिर उसके ओवम की क्वालिटी बेकार होगी। क्वांटिटी अच्छी होगी तो क्वालिटी खराब हो सकती है, क्वालिटी अच्छी होगी तो क्वांटिटी खराब हो सकती है, या फिर ये हो सकता है कि ओवम ही ना हो,
ठीक है, सेम फॉर मेल ऑल्सो। ठीक है, अब ऐसी कंडीशन में अगर हमारा मेल या फीमेल पार्टनर क्या नहीं है, कैपेबल नहीं है गैमेट्स प्रोड्यूस करने के लिए, तो हम उस कंडीशन में क्या कर सकते हैं, हम डोनर सेलेक्ट कर सकते हैं, है ना। तो आपने सुना होगा सबसे क्लोज रिलेटिव से या तो स्पर्म विकी डोनर वाली मूवी देखी होगी, है ना। तो वो क्या है कि भाई आप अपने क्लोज रिलेटिव से या फिर कुछ मतलब ऐसे स्पर्म डोनेशन वाली जगह होती है जहाँ पे स्पर्म आपको अपना प्रोवाइडेड होता है, आपको सारी चीज़ें उसके मतलब जिस जो पर्सन है उसका पूरा बायोलॉजिकल डाटा आपको दिया जाता है मेडिकल डाटा के साथ साथ, कि वो कैसा है पर्सन, उसके अकॉर्डिंग आप मतलब सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ओवम डोनर्स प्रेजेंट होते हैं, वैसे ही स्पर्म डोनर्स भी प्रेजेंट होते हैं। नहीं हुआ बाय चांस, आपको चाहिए कि नहीं ये तो मेरा ही होना चाहिए, तो क्या कर सकते हो, ओवेरियन स्टिमुलेशन हार्मोन्स का पहले तो ट्राई यही करेंगे कि आप ही का बच्चा हो। तो आप ही का बच्चा होने के लिए हम क्या हार्मोन्स यूज करेंगे, आपको पता है हार्मोन्स होते हैं आपके FSH, LH। हो सकता है कि किसी फीमेल में इस चीज़ की कमी हो, अब डिपेंड करता है क्या चीज़ की कमी है। हो सकता है हार्मोन्स की कमी की वजह से उसके ओवम और क्या कहते हैं फॉलिकल्स मैच्योर नहीं हो पा रहे बेटा, तो हम ये हार्मोन्स का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, फिर अगर नंबर ऑफ ओवम भी कम होंगे तो भी इन हार्मोन का यूज़ करके आप क्या कर सकते हो, नंबर ऑफ फॉलिकल्स बढ़ा सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले ये किया जाता है। देन एग रिट्रीवल फॉर ओवरीज। ठीक है, फिर क्या किया जाता है, अब ये स्टेप केवल फीमेल में नहीं होगा, फीमेल पार्टनर में नहीं होता, फीमेल पार्टनर प्लस आपका जो डोनर है ना, चाहे फीमेल डोनर डोनर भी है, डोनिंग, ठीक है, फीमेल डोनर भी है, दोनों में करा जाता है। क्योंकि एक बार में हम एक ही ओवम सेलेक्ट करें, एक ही निकल कर आए, पता नहीं वो सही होगा कि नहीं होगा। अब फीमेल डोनर का भी तो हमें कंफर्म नहीं कि उसका सही होगा कि नहीं होगा, और वो ले पता चला बाई चांस हमारे प्रोसेस करते वक्त कुछ खराब हो गया, तो हमें एक ही से काम नहीं चलेगा, हमें बहुत सारे ओवम चाहिए। दैट्स वाई हम उसको शॉर्ट देते हैं FSH या LH का बेटा, ताकि मल्टीपल हमें ओवम्स मिल सके। तो अब इन ओवम को ओवरी से कलेक्ट कर लिया जाएगा। देन ऐसे ही मेल पार्टनर से आप क्या कलेक्ट कर लोगे, स्पर्म का कलेक्शन कर लोगे। ठीक है, देन उसके बाद स्टेप 4 आता है आपका, फिर क्या करना है, जब आपके गैमेट्स मिल गए आपको फर्टिलाइजेशन करा देना है। बट ये फर्टिलाइजेशन हो कहाँ रहा है, क्या था अभी, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन इन एन आर्टिफिशियल मीडियम। तो वो आर्टिफिशियल मीडियम क्या है, आपका लैब डिश। ठीक है, एक ऐसा कंटेनर होता है जिसके अंदर वो एक पूरा जो यूटरस के या फिर फेलोपियन ट्यूब, ये कहाँ हो रहा है आपका फर्टिलाइजेशन, फेलोपियन ट्यूब में। ठीक है, एम्पुलरी स्टमक जंक्शन पे, याद रखना है कहाँ हो रहा है फर्टिलाइजेशन, एम्पुलरी स्टमक जंक्शन पे। तो वहाँ पे आपको वैसी ही कंडीशन उस क्या कहते हैं डिश में प्रोवाइड करनी है, जो एम्पुला और स्टमक के बीच में होगा, तो आप ये प्रोवाइड करते हो। देन उसके बाद आप FSH आप ओवम और स्पर्म को क्या कर दोगे बेटा, फर्टिलाइज करा दोगे या छोड़ दोगे उसमें, तो भी क्या होता है कि वो फर्टिलाइज हो जाएगा। एम्ब्रियो का कल्चर होगा, अब जब फर्टिलाइज हो गया तो जाइगोट बनेगा, जाइगोट के बाद देन इट विल ग्रो इनटू एम्ब्रियो और फिर उसके बाद फीटस। तो एम्ब्रियो का कल्चर करेंगे 2 से 5 दिन, कि हम ये इंश्योर करेंगे कि वो थोड़ा ग्रो कर जाए। देन उसके बाद हम अगेन वो फीमेल बॉडी, अगर ये हमारी फीमेल पार्टनर जो है अगर वो हेल्दी है बच्चे को कैरी करने में, उसके ग्रोथ में, ठीक है, यानी कि वो जेस्टेशन पीरियड को बहुत सेफली और अच्छे से निकाल सकती है, तब हम उसके अंदर ये ग्रो कर देंगे। अगर ये फीमेल हमारी किसी भी वे में, मान लीजिए कि इसका यूट्रस का रिमूवल हो गया था, या फिर इसके यूटराइन कैंसर है, एंडोमेट्रियोसिस है ना, कुछ भी कंडीशन इस तरीके की है कि मतलब उसका यूटरस इतना अच्छा खासा फंक्शनल नहीं है या फिर एब्सेंट है, तो हम क्या करेंगे कि ये जो एम्ब्रियो ग्रो करवाया है हमने, वो किसी क्या कहते हैं, अब यहाँ पे डोनर ना होके उस फीमेल को जिसने ये एम्ब्रियो को अपने अंदर ग्रो कराने वाली है, उसको हम क्या बोलेंगे, सरोगेट मदर। ठीक है, इस चीज को फिर सरोगेसी कह देते हैं। एम्ब्रियो ट्रांसफर टू द यूट्रस, प्रेगनेंसी टेस्ट आफ्टर 2 वीक के बाद प्रेगनेंसी, और प्रेगनेंसी टेस्ट के लिए कौन सा हार्मोन तुमने पढ़ा है लास्ट चैप्टर में, कि प्रेगनेंसी टेस्ट के लिए एक पर्टिकुलर हार्मोन का क्या करते हैं हम लोग, यूरिन टेस्ट में चेक करते हैं कि वेदर इट इज प्रेजेंट इन यूरिन सैंपल और नॉट। तो उसके अकॉर्डिंग हम UPT करते हैं। और UPT के लिए कौन सा इंपॉर्टेंट होता है ये तुम बताओ, यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट। यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है, या फिर किस हार्मोन से डिटेक्ट करते हैं हम कि वेदर अ फीमेल इज प्रेग्नेंट और नॉट, वो है आपका HCG, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिक हार्मोन।
ठीक है, याद आ गया। तो ये क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सीयूटी का, CUET। ठीक है, क्वेश्चन पूछ लेगा कि प्रेगनेंसी टेस्ट के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है, HCG। ठीक है, फिर आता है सक्सेस रेट 30 से 40% है पर साइकिल। एक साइकिल में 30 मतलब एक साइकिल यानी कि एक मेंस्ट्रुअल साइकिल में जब आप ओवम निकालोगे तो उसकी चांसेस क्या है कि उस साइकिल में 30 से 40% आपका, या फिर इस पूरे प्रोसीजर का 30 से 40%, सिंपल सी बात है, एक बार करोगे तो आउटकम 30 to 40% ही है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो कि ये एक फीमेल की बॉडी है बेटा, उसके ओवरी में सबसे पहले इंजेक्ट कर रहे हो आप क्या, हार्मोन्स, यहाँ पे दिखा रखा है ओवेरियन स्टिमुलेशन हार्मोन थेरेपी। देन उसके बाद आप अल्ट्रासाउंड से आप देखोगे कि वेदर फॉलिकल्स आर ग्रोइंग और नॉट, एक मतलब एक पर्टिकुलर फॉलिकल है या फिर बहुत सारे हैं। तब फिर जब देखोगे कि पर्टिकुलर टाइम आ गया कि वो ओवम है प्रेजेंट, तो आप उसको दोबारा से क्या कर लेते हो, थ्रू वैक्यूम पंप उसको क्या कर लेते हो, इवैक्यूएट कर लेते हो। एंड देन इवैक्यूएट या कैप्चर करने के बाद फिर ऐसे ही मेल का स्पर्म डोनर लेते हो। एंड देन उसके बाद ये दिखाओ, यहाँ पे तुम्हें डिश दिखा रखी। अब आपने 2-3 ओवम्स को लेकर उसके ऊपर क्या इंजेक्ट कर दिया, आपने स्पर्म इंजेक्ट कर दिया, और स्पर्म इंजेक्ट कर दिया तो देन क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। तो ऐसे आपको एक एम्ब्रियो में तीन चार एम्ब्रियो मिल जाते हैं, और 3-4 एम्ब्रियोज मिलते हैं तो जो सबसे बेस्ट लग रहा है या फिर जो इसकी कंडीशन सही लग रही है, वैसे तो ये एक तरीके से फ्लूइड तुम्हें नहीं दिखाई देगा, या फिर मतलब लोगों को भी देखने के बाद कि ये भी इंश्योर करना होता है कि इम्प्लांटेशन हो, कम से कम एक का तो हो। तो कई बार तुमने सुना होगा कि मतलब जो लोग IVF के लिए जाते हैं इसलिए ज़्यादातर उनके ट्विंस होते हैं या क्वाड्रेट्स होते हैं। ठीक है, इसी वजह से होता है, क्योंकि कई बार जो एक एम्ब्रियो नहीं डालते वो 3-4 एम्ब्रियो डाल देते हैं या 2-3 एम्ब्रियो डालते हैं, उनमें से एक की पॉसिबिलिटी ज़्यादा ही होती है। बट कई बार ऐसा होता है कि भाई बहुत अच्छा उनको सैंपल मिल गया ओवम का या स्पर्म का, तो भाई पता चला वो सारे ही क्या हो गए, इम्प्लांट हो गए। ठीक है, तो ये हो गया आपका इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पर्पस कि IVF की फुल फॉर्म क्या होती है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट। फर्टिलाइजेशन कहाँ हो रहा है, इन विट्रो में। कहाँ हो रहा है बेटा, इन विट्रो। इन विट्रो मतलब आउटसाइड नेचुरल कंडीशन, नेचुरल कंडीशन या कंडीशन सेम एज नेचुरल कंडीशन बट इन आर्टिफिशियल मीडियम। ठीक है, ये ध्यान रखोगे इस बात का। ठीक है, फिर उसके बाद बाकी आपका दोबारा से क्या कर दिया जाता है, इसको वापस से फीमेल यूट्रस में ग्रो करने के लिए भेज दिया जाता है। तो ये तुम्हें ध्यान रखना है कि फर्टिलाइजेशन वाला पार्ट ही क्या हो रहा है, आउटसाइड द बॉडी हो रहा है, बट आपका क्या कहते हैं, ग्रो इम्प्लांटेशन हो गया या ग्रोथ ऑफ आपका या फिर एम्ब्रियोजेनेसिस हो गया, वो सारा फीमेल बॉडी में हो रहा है। ठीक है, इस वजह से इस बेबी को क्या बोलते हैं, टेस्ट ट्यूब बेबी। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, क्योंकि एक तरीके से टेस्ट ट्यूब में ही मतलब इसको निकाला, फिर उसके बाद इस पे वो रिसर्च कर रहे तो बहुत अच्छा लगा उनको टेस्ट ट्यूब बेबी नाम रखना। ठीक है, तो इसलिए टेस्ट ट्यूब बेबी नाम लेते हैं इसका। नेक्स्ट है इंडिकेशन इसका, क्या इस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं, अभी बताया इतनी सारी कि ब्लॉक्ड फेलोपियन ट्यूब्स हो, लो स्पर्म काउंट हो, है ना, मेल और फीमेल दोनों के याद रखना है आपको। मेल भी अगर, अब इसमें ये भी हो सकता है ना कि अगर फीमेल सही थी तो फीमेल को तो कोई दिक्कत नहीं है, तो फीमेल से ओवम ले लेंगे बेटा अपना। स्पर्म का अगर इशू होगा तो स्पर्म डोनर से ले लेंगे स्पर्म, सिंपल सी बात है। तो ये दोनों मेल और फीमेल के लिए एक मतलब अच्छा क्या कहते हैं टेक्निक है, जिसके हेल्प से ही कोई भी कपल अपना कंसीव कर सकता है। ठीक है, फिर आता है क्या कहते हैं, अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी। कई ऐसे केसेस होते हैं जिसमें आपको ना एक्सप्लेनेशन ही नहीं मिलेगी, मतलब एट्रोजेनिक बोलते हैं इस चीज़ को, कि मतलब वो हमें रीज़न ही नहीं पता कि क्यों ऐसा हुआ। हो सकता है कि मतलब वो कुछ खाना पीना या फिर जो भी मतलब नहीं पता चल रहा, कोई भी रीज़न हो सकता है। तो उस कंडीशन में बेटा एंडोमेट्रियोसिस वाली कंडीशन मैंने बताया कि जब आपके एंडोमेट्रियम जब सही से वर्क नहीं कर रही है, फिर से उसकी थिकनिंग सही नहीं है, प्रॉपर नहीं है, इन्फ्लेम्ड है, देन आप इस कंडीशन में IVF टेक्निक का यूज़ करके बच्चा बना सकते हो। क्या बोलोगे, बच्चा पैदा कर सकते हो, है ना। फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी कब आई थी, लूसी ब्राउन थी, लुइस ब्राउन बोलेंगे इसको या लूसी, हाँ लुइस ब्राउन बोलेंगे, सॉरी। ठीक है, लुइस ब्राउन 1978 में। ठीक है, वर्ल्ड, हाँ मतलब वर्ल्ड की सबसे पहली जो अगर टेस्ट ट्यूब बेबी का अगर क्वेश्चन बाय चांस आ जाता है तो आप बोलोगे लुइस ब्राउन 1978। और इंडिया में
कनुप्रिया अग्रवाल 1978 सेम ईयर में ही इंडिया में आई थे, कनुप्रिया अग्रवाल, ठीक है। फिर उसके बाद, अब वैसे तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है बट भाई एक जनरल नॉलेज है, एक आपको ध्यान रखना चाहिए इस चीज़ का कि प्रैक्टिस सबसे पहले 1970, सोचो कितनी पुरानी प्रैक्टिस है, 78 से स्टार्ट हो गई, यानी लोग कितने परेशान होंगे इस चीज़ को के लिए। जिफ्ट, जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। अब आपने पढ़ा कि अगर हम रिप्रोडक्टिव ट्रैक देखें, ठीक है, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट को देखते हैं तो हमने देखा कि एक तो हो सकता है गैमेट फॉर्मेशन में कहीं डिफॉल्ट हो, ठीक है, गैमेट फॉर्मेशन, गैमेट ट्रांसफर, ठीक है, गैमेट फ्यूजन, गैमेट्स लिख देती हूँ, ठीक है, क्योंकि हम ओवम और स्पर्म इन सब की बात कर रहे हैं। गैमेट फ्यूजन, और एक लास्ट स्टेप है आपका गैमेट फ्यूजन इम्प्लांटेशन, फिर है डेवलपमेंट ऑफ क्या कहते हैं एम्ब्रियो, यानी कि एम्ब्रियोजेनेसिस बेटा या फिर फीटस, ठीक है, एंड नेक्स्ट क्या कहते हैं नेक्स्ट डिलीवरी में तो कोई नहीं, ठीक है। अब देखो इन सभी स्टेप्स को हमें कवर करना है। ये सभी स्टेप्स आपका अगर सही है तो लीड करेंगे एक सक्सेसफुल प्रेगनेंसी में। अगर इन स्टेप्स में कहीं भी दिक्कत आ रही है, चाहे मेल पार्टनर हो चाहे फीमेल पार्टनर हो, लास्ट के तीन वाले तो केवल फीमेल के लिए ही होंगे, ठीक है, लेकिन बाकी ऊपर के दो मेल और फीमेल के लिए हो सकते हैं। तो इन सभी स्टेप्स में कहीं भी इन सभी स्टेप्स में कहीं भी अगर आपको ऐसा लग रहा हो कि क्या कहते हैं दिक्कत आ रही है, तो वो आप यूज़ करते हो ART का, ठीक है, ART का इफ डिफॉल्टेड देन यूज़ ART। अगर ये स्टेप्स, ठीक है, आप पे ख़राब हैं तो आप ART यूज़ करोगे। तो जैसे गैमेट फॉर्मेशन में आप क्या यूज़ कर सकते हो, गैमेट फॉर्मेशन में आपने यूज़ कर लिया IVF, ठीक है, मान लीजिए कि गैमेट्स वगैरह का मतलब नहीं आसपास में मेल हो गए या फीमेल पार्टनर हो गए, नहीं डेवलप कर पा रहे या फिर उनका फ्यूज़न भी नहीं हो पा रहा है, ठीक है, कि हो तो अच्छे से कर दे रहे हैं, मतलब ओवम अच्छी क्वालिटी का है, स्पर्म अच्छी क्वालिटी का है, बट फ्यूज़न किसी एनी हाउ, मतलब अब जैसे कि क्या था, ब्लॉकेज देखने को मिली थी हमें फैलोपियन ट्यूब में भी, और क्या कहते हैं आपका किस में बेटा, वास डेफरेंस में। तो अगर इस तरीके की कंडीशन है तब भी आपका IVF क्या हो सकता है, यूज हो सकता है एज एन प्रैक्टिस, एज एन टेक्निक फॉर ART। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, इसमें क्या है IVF यूज़ कर सकते हो, यहाँ पे भी IVF यूज़ कर सकते हो, इनफैक्ट यहाँ पे भी IVF यूज़ कर सकते हो, ठीक है, कि ट्रांसफ़र करने में भी दिक्कत हो रही, और हो सकता है कि ट्रांसफ़र भी हो जा रहे बट वो फ्यूज़ नहीं कर पा रहे एक दूसरे से। अब कोई भी रीज़न हो सकता है, तो फ्यूज़न में भी अगर इस तरीके का इशू है तो आप क्या कर सकते हो, IVF की हेल्प ले सकते हो। नेक्स्ट इज जिफ्ट, जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफ़र। ये क्या प्रोसेस होता है, ये क्या चीज़ है, ये चीज़ है बेटा फर्टिलाइजेशन होती है लैब में, जैसे कि IVF में हो रही थी। जाइगोट अर्ली एम्ब्रियो ट्रांसफर। अब जाइगोट क्या होता है, अब कुछ ऐसी फीमेल्स होती हैं जिनका क्या होता है बेटा, यूट्रस जो होता है इम्प्लांटेशन के लिए रेडी नहीं होता है, या फिर मतलब इतना हेल्दी नहीं होता कि वो किसी बच्चे को कैरी कर सके, ठीक है। तो फिर क्या होता है, उनके लिए, ऐसी फीमेल्स के लिए जिफ्ट नाम की टेक्नोलॉजी है, जिसमें क्या करते हैं कि फर्टिलाइजेशन कराते हैं बेटा लैब में ही, और फिर उसके बाद क्या होता है कि उसको उल्टा बोल दिया मैंने, ठीक है। तो नेक्स्ट टेक्निक है आपकी जिफ्ट जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। उसमें क्या देखना है हमें कि इसमें क्या होता है, कुछ ऐसी फीमेल्स होती है जिनमें क्या हो रहा है, यूट्रस तो हेल्दी है, सब कुछ सही चल रहा है, बट क्या नहीं कर पा रही बेटा, वो ओवम नहीं बना पा रही है। जैसे कि आपने अभी देखा होगा कि फीमेल्स मोर देन आपका 40 ईयर्स वाली जो प्रेग्नेंट होना चाहती हैं, या फिर मतलब कोई ऐसी कंडीशन आ गई कि अब उनकी एज वाइज बहुत ज़्यादा हो गई, या फिर PCOD की
पर्सन है या पीसीओएस से ग्रसित है, या फिर कोई ऐसी कंडीशन जिसमें कि ओवम ही नहीं सही से बन पा रहा है ना, और ओवम सही से नहीं बन पा रहा है तो उनको फर्टिलाइजेशन की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन होगा लैब में बेटा, जैसे कि आईवीएफ की हेल्प से ही होगा ये चीज़। पर लेकिन उसका क्या कहते हैं, यूट्रस तो हेल्थी है इस कंडीशन में, यूट्रस इज हेल्दी। ठीक है, यानी कि वो कैरी कर सकता है बेबी को। तो हम क्या करेंगे, जाइगोट बनाएंगे, और जाइगोट को तुरंत उसके, अब जाइगोट है तो बेटा जाइगोट आपका कहाँ प्रेजेंट होना चाहिए, फेलोपियन ट्यूब में। सिंपल सी बात है, इसको याद करने की जरूरत ही नहीं है। जिफ्ट, जिफ्ट यानी जाइगोट, जी से जाइगोट, जाइगोट कहाँ होता है, फेलोपियन ट्यूब में बनेगा सबसे पहले, है ना, एम्पुलरी स्टमक जंक्शन में। ठीक है, अब फेलोपियन ट्यूब में होगा तो हम उसको वहीं इम्प्लांट कर देंगे। एंड ऑलमोस्ट इसकी कितने सेल स्टेज का होता है, 8 सेल स्टेज का, है ना। इंश्योर करेंगे वही चीज़ कि एम्ब्रियो ग्रो कर जाए 5 to 12 सेल वाला, तो यानी 8 सेल वाला होगा तो फेलोपियन ट्यूब में डाल देंगे। फिर उसके बाद फिर वो तुम्हें याद है 16 से 32 सेल्स का बनता है। देन उसके बाद हम उसको क्या बोलते हैं, मॉडुला बना, फिर ब्लास्टोसिस्ट बना। फिर ऐसे ही याद आ जाएगा कि ब्लास्टोसिस्ट वाली स्टेज आपको यूट्रस के अंदर मिलेगी, बट फेलोपियन ट्यूब वाली में आपको मॉडुला स्टेज देखने को मिलेगी, दैट इज आपका 8 सेल्स। तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि फेलोपियन ट्यूब में अगर आप जिफ्ट टेक्नोलॉजी का यूज करते हो तो जिफ्ट टेक्नोलॉजी का यूज करने में जो आपका एम्ब्रियो है वो कौन से स्टेज का है, तो मॉडुला स्टेज का है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है ना, ट्रिकी क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट इज आपका मोर नेचुरल इम्प्लांटेशन। ये मतलब अब देखो क्या कहते हैं, अगर मैं ये आईवीएफ कहूँ, ये मुझे एम्ब्रियो ग्रो कराया, एम्ब्रियो को ग्रो कराने के बाद मुझे इसे इम्प्लांटेशन के लिए, तो पोजीशन अलग अलग हो सकता है कि फेलोपियन ट्यूब में डाल दे, हो सकता है कि वो ज़्यादा ग्रो कर गया तो हमें, अब हम तो भाई नॉर्मल उसको रीड करते चल रहे, पर हो सकता है कि वो जरूरी थोड़ी कि एग्जैक्ट वही पॉइंट आए कि 5 सेल पे रोक दोगे, 12 सेल पे रोक दोगे, वो किसी भी पॉइंट पे हो सकता है। अगर बड़ा हो गया तो हमें उसे क्या कहते हैं, थोड़ा सा और क्या कहते हैं आपका यूट्रस में छोड़ना पड़ेगा। तो इस तरीके से आपका डिपेंड करेगा कि कितने नंबर ऑफ सेल्स में डिवाइड कर चुका है आपका जाइगोट। तो उसको हमने क्या बोला, जिफ्ट, क्या बोला इसको, जिफ्ट। ठीक है, नेक्स्ट इज आपका गिफ्ट, गिफ्ट जी फॉर गैमेट। ठीक है, गैमेट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर। अब देखो ये कंडीशन किस लिए है, ये कंडीशन किसके लिए है, जब आपका गैमेट ट्रांसफर नहीं हो पाए तो आईवीएफ तो यूज करोगे ही करोगे, प्लस आपका ये क्या हो जाएगा, जिफ्ट वाली टेक्नोलॉजी इसमें यूज करोगे। ठीक है, इम्प्लांटेशन वाली जो टेक्नोलॉजी में आपका क्या हो रहा है, जिफ्ट। ठीक है, जिफ्ट यूज हो रहा है, यहाँ पे भी आपका जिफ्ट यूज हो रहा है। ठीक है, गैमेट फ्यूजन के बाद आपने जिफ्ट की हेल्प से उसको इम्प्लांट के लिए भेज दिया, या फिर मतलब क्या कर दिया, फेलोपियन ट्यूब में उसको एंटर करा दिया एम्ब्रियो को। ठीक है, गैमेट फ्यूजन के बाद फिर नेक्स्ट आता है आपका जिफ्ट। जिफ्ट क्या है आपका, जिफ्ट में आपने अब देखो तुम्हारा इसमें क्या है, गैमेट, यानी गैमेट नहीं बन पा रहा है या गैमेट ट्रांसफर नहीं हो पा रहा। ठीक है, वही आपका कि फेलोपियन ट्यूब में क्या कहते हैं ब्लॉकेज आ गया, या फिर आपका वेस्ट डेफरेंस में हो गया, तो इस एग और स्पर्म का ट्रांसफर नहीं हो पाया एक साथ। तो फिर क्या करते, इस टेक्नोलॉजी को यूज करके डायरेक्टली हम फेलोपियन ट्यूब में इंट्रोड्यूस करेंगे स्पर्म को, किसको बेटा, स्पर्म को। ठीक है, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, क्योंकि फर्टिलाइजेशन में दिक्कत नहीं है, फेलोपियन ट्यूब में कोई दिक्कत नहीं है, बस क्या नहीं हो पा रहा कि ये ट्रांसफर नहीं हो पा रहा किसी भी वजह से, हो सकता है इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो, ठीक है, या हो सकता है सल्फेंजाइटिस हो, तो कुछ भी। मोर नेचुरल देन आईवीएफ, ये भी आईवीएफ से ज़्यादा अच्छा तरीका है। ठीक है, अब चाहे क्या कहते हैं नो लैब फर्टिलाइजेशन। अब इसमें गैमेट क्या हो सकता है, एग भी हो सकता है गैमेट, स्पर्म भी गैमेट हो सकता है। अब इन दोनों को ही आपने क्या किया, एक यूट्रस लिया, फीमेल यूट्रस था, ठीक है, उस फीमेल यूट्रस में एग प्लस आपने क्या कहते हैं स्पर्म, दोनों को ही क्या करा, इंजेक्ट करा। ठीक है, एक इसको और यहाँ पे कर देते हैं, फीमेल यूट्रस में एग और स्पर्म दोनों को ही क्या करवाया बेटा, इंजेक्ट कराया। तो यानी फ्यूजन के लिए, फ्यूजन इसमें कहाँ हुआ, या फर्टिलाइजेशन इस प्रोसेस में कहाँ होगा, फर्टिलाइजेशन अकर्स इन। अब क्वेश्चन देखो क्या बोलता है, तुम्हें जो चीज़ लिखी हुई है उसके अलावा क्या चीज़ नहीं समझाई है, या फिर इस कहते हैं ना इस चीज़ से क्या तात्पर्य निकाल सकते हो। इस चीज़ से हम ये तात्पर्य निकाल सकते हैं भाई कि फर्टिलाइजेशन जो है वो कहाँ हो रहा है, फर्टिलाइजेशन इज
योर फर्टिलाइजेशन अकर्स इन क्या कहते हैं आपका फेलोपियन ट्यूब, ठीक है, एम्पुलरी स्टमक जंक्शन में। और ये कैसा है, नेचुरल फर्टिलाइजेशन है, नेचुरली, ठीक है, ये बोल सकते हो। तो अल्टीमेटली ये समझ में आता है कि जिफ्ट में आप सीधे केवल एग और स्पर्म को इंट्रोड्यूस कर रहे हो फीमेल के यूट्रस में, एंड देन यूट्रस में डालोगे तो दिक्कत होगी, यूट्रस से आगे पहुंचाना पड़ेगा। कहाँ पे करोगे, फेलोपियन ट्यूब में, ठीक है। तो इसको ऐसे कर लो, फेलोपियन ट्यूब, फेलोपियन ट्यूब में, ठीक है। नेक्स्ट इज ICSI, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। जब कई बार क्या ऐसा होता है कि स्पर्म एबल नहीं है कि क्या कर सके, वो जोना पेलोसिडा को ब्रेक कर दे और वो क्या कर सके, एंटर ले सके, ठीक है। तो हम उसमें क्या करते हैं, हम उस स्पर्म की हेल्प करते हो। उस स्पर्म की कैसे हेल्प करते हो, हम डायरेक्टली उसको उस ओवम के न्यूक्लियस तक मीटिंग करा देते हैं, है ना। कि हमने पहले तो क्या करा कि एग और स्पर्म को उठा के फेलोपियन ट्यूब में डाल दिया, तो मीटिंग हो गई। मान लीजिए यहाँ पे स्पर्म वीकेंड था हमारा, या फिर एग के काउंट कम थे, या एग नहीं निकल पा रहे थे, तब इस कंडीशन में आपने क्या यूज किया, गिफ्ट यूज किया, है ना। गिफ्ट की जरूरत पड़ी आपको, ठीक है। और गिफ्ट इज फॉर बोथ मेल और फीमेल दोनों के लिए। एंड बट इस वाली कंडीशन में ICSI में, इसमें क्या होता है बेटा, हम सिंगल स्पर्म इंजेक्ट करते हैं डायरेक्टली इनटू एग। सिंगल स्पर्म क्यों, हम नहीं चाह रहे पॉली एम्ब्रॉयनी, या फिर हम नहीं चाहते ट्विंस हो, या फिर कोई ऐसी कंडीशन आए जिसके वजह से नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स ज़्यादा हो जाए, ठीक है। तो इस वजह से हम केवल एक सिंगल स्पर्म इंजेक्ट करेंगे, ठीक है। अगर सिंगल स्पर्म इंजेक्ट नहीं करेंगे तो बहुत सारे इश्यूज हो जाएंगे, ठीक है। फिर यूज्ड व्हेन स्पर्म काउंट इज वेरी लो, तो ये केवल किसके लिए है बेटा, ये मेल इनफर्टिलिटी में यूज हो सकता है ना। दिस इज फॉर मेल इनफर्टिलिटी। और स्पर्म कैन नॉट पेनिट्रेट एग, है ना। ये दोनों चीज मैंने आपको बता दी। हाईली स्पेशलाइज्ड टेक्निक होती है, पार्ट ऑफ IVF प्रोसेस ही। आपने देखा कि सब में मेन एक जो सिंपल प्रोसीजर था IVF का, कलेक्ट करो, देन उसके बाद फ्यूजन कराओ बाहर, फिर उसके बाद दोबारा से यूट्रस में इंट्रोड्यूस कर दो। तो ये सारे प्रोसेस में, तो ये सारी वो जो टेक्निक है IVF की, ये सभी प्रोसेस में यूज हो रही है। तो IVF इज द कॉमन ग्राउंड, ठीक है। फिर उसके बाद आता है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन क्या होता है बेटा, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन होता है स्पर्म्स इंट्रोड्यूस आर्टिफिशियली इनटू, इंसेमिनेट का मतलब क्या हुआ कि सीमेन की बात कर रहे हैं हम, सीमेन प्रोवाइड कर रहे हैं आर्टिफिशियली किसी फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में, ठीक है। यानी कि जो नेचुरल प्रोसेस होता है इंसेमिनेशन का, उसको छोड़ के हमने डायरेक्टली, चाहे इंजेक्शन के थ्रू, ठीक है, किसी भी हमने केवल स्पर्म प्रोवाइड कर दिए फीमेल को, है ना। तो ये चीज क्या कहलाएगा, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, ठीक है। टाइप्स है क्या कहते हैं, IUI, इंट्रा यूटराइन इंसेमिनेशन, डायरेक्टली अगर यूट्रस में प्रोवाइड किया स्पर्म से प्लेस इन द यूट्रस। इसको तो बहुत मतलब वैसा नहीं है, हार्ड टू लर्न नहीं है, सिंपल सा है। ICI, इंट्रा सर्वाइकल। अगर देखो मान लीजिए स्पर्म्स की मोबिलिटी लो है ना, मुझे स्पर्म्स की मोबिलिटी पे डाउट होगा, लो है, तो मैं क्या करूँगी, उसको डायरेक्ट यूट्रस में भेजूंगी। अगर स्पर्म्स की मोबिलिटी थोड़ी बहुत भी ठीक ठाक है, मोबिलिटी इज ओके, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, उसको सर्विक्स के ही एंड पे छोड़ देंगे। स्पर्म्स प्लेस एट सर्विक्स, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, ICI, इंट्रा सर्वाइकल इंसेमिनेशन। कब यूज होगा, लो स्पर्म्स मोबिलिटी, अभी बता दिया मैंने, मोबिलिटी के अकॉर्डिंग है। सर्वाइकल म्यूकस प्रॉब्लम्स, अगर सर्वाइकल म्यूकस की प्रॉब्लम है, मान लीजिए सर्वाइकल म्यूकस इतना ज़्यादा हो जा रहा है, इतना हैवी हो जा रहा है, मान लीजिए उसने अपने प्रोजेस्टेरॉन पिल्स बहुत ज़्यादा यूज़ कर लिए, और अब उसको क्या करना है, अब उसको कंसीव करना है, बट हार्मोनल पिल्स वगैरह यूज़ करने के बाद से मतलब धीरे धीरे वो कम होता है ना ब्लड लेवल में। तो अगर क्या कहते हैं, ब्लड में लेवल अभी भी मेंटेन है, बट शी वांट टू कंसीव, तो फिर उसको दिक्कत होगी, तो उसको थोड़ा सा टाइम देंगे, या फिर जो भी है। अगर नहीं, तब भी मतलब कोई ऐसी कंडीशन आ गई कि सर्वाइकल म्यूकस अभी भी प्लग कर दे रहा है, ब्लॉक कर दे रहा है, तो इस कंडीशन में आप ये यूज़ कर सकते हो बेटा। डोनर का स्पर्म इसमें रिक्वायर्ड होगा, क्योंकि स्पर्म जो है हम क्या करेंगे, इंजेक्ट करना है हमें फीमेल ट्रैक्ट में, तो हमें स्पर्म को मतलब स्पर्म डोनर चाहिए होगा, वो चाहे उसका पार्टनर हो, चाहे कोई भी पर्सन हो, XYZ। नेक्स्ट इज आपका क्या कहते हैं, अदर ART टेक्निक्स। और क्या क्या टेक्निक्स हो सकते हैं और किस तरीके से, है ना। अब चाहे इसमें चाहे मेल फीमेल में अब कोई भी दिक्कत है ना,
केवल ये नहीं था कि भाई गैमेट्स नहीं बना पा रहे थे, गैमेट्स के ट्रांसफर से, गैमेट्स के फर्टिलाइजेशन से, इनफैक्ट अगर स्पर्म केवल मेल स्पर्म की मोबिलिटी का भी इश्यू आ रहा था तो भी हमने उसको किस तरीके से क्लियर करा, किस तरीके से टेक्नोलॉजी को यूज़ करके। और कॉमन टेक्नोलॉजी क्या मिली हमें हर जगह? IVF मिली। ठीक है, तो IVF का यूज़ करके किस तरीके से कहते हैं ना एक सुखी परिवार बनाया जा सकता है, उसकी हमने बात कर ली। नेक्स्ट इज अदर ART टेक्निक्स। अदर ART टेक्निक्स में एम्ब्रियो ट्रांसफर देखोगे। एम्ब्रियो ट्रांसफर क्या है? एम्ब्रियो फ्रॉम डोनर ट्रांसफर टू द रिसिपिएंट यूज्ड व्हेन वुमन कैन नॉट प्रोड्यूस एग्स। ऐसी महिला जो बच्चे की इच्छा रखती है कि उसका बच्चा हो, बट वो ओवम अपने आप से नहीं बना पाती, तो वो क्या करती है? अपनी बहन हो गई, अपने क्लोज रिलेटिव्स हो गए जिनके पास ऐसे ओवम मिल सकता है उसको, उसके पास क्योंकि नहीं है तो वो उनके पास जाएगी, उनके फिर क्या करा जाएगा? अगेन IVF के प्रोसेस से ओवम को कलेक्ट कर लिया जाएगा और फिर उसके बाद बट वो बच्चा चाहती है, उसका यूट्रस हेल्दी है। इस कंडीशन में यूट्रस हेल्दी है तो वो इम्प्लांटेशन के लिए भी रेडी रहेगी बेटा, एंड बच्चे की ग्रोथ के लिए भी रेडी होगी। इसको ना सरोगेसी की ज़रूरत है, इसको बस क्या ज़रूरत है? फीमेल डोनर की। जैसे स्पर्म डोनर की ज़रूरत है, इसे ओवम डोनर की ज़रूरत है। क्या ज़रूरत है? ओवम डोनर की ज़रूरत है, तो वो मिल जाएगा इसे। और हैज़ जेनेटिक डिजीज़, या किसी प्रकार की कोई जेनेटिक डिजीज़ हो सकती है जिसमें कि आपका क्या हो सकता है कि ओवरीज कैसे हो, जैसे कि आपका टर्नर सिंड्रोम, ओवरीज रुडिमेंट्री हो सकती है, वर्क नहीं कर सकते हैं, तो उस कंडीशन में। फिर नेक्स्ट इज आपका सरोगेसी, एक मेथड होता है। अनदर वुमन कैरीज प्रेगनेंसी। इसमें क्या था? अदर वुमन से हम ओवम ले रहे थे। सरोगेसी में हम मतलब जो फीमेल पार्टनर है उसका एग तो है बट उसके पास यूट्रस नहीं है, यूट्रस इज अनहेल्दी। ठीक है, यूट्रस, अरे यार पेंसिल है क्या ये? ठीक है, तो दो टाइप का होता है ये। ठीक है, ट्रेडिशनल सरोगेट्स एग का यूज़ करके, जेस्टेशनल। अब देखो ट्रेडिशनल, जैसे अब जो फीमेल ओवम दे रही है उसको सरोगेट्स एग भी बोल सकते हैं, या फिर सरोगेट मदर उसको भी बोल सकते हैं क्योंकि वो अपने एग प्रोवाइड कर रही हैं। ठीक है, या फिर जेस्टेशनल, या फिर वो अपना वॉर्म प्रोवाइड कर रही है, यूट्रस प्रोवाइड कर रही है बेटा, तो अपना वॉर्म प्रोवाइड कर रही है, तो ये इसमें कपल्स का एम्ब्रियो को इम्प्लांट करा जाता है, जो कि तुमने बहुत ज़्यादा बहुत कॉमनली अब सुन भी लिया होगा और बहुत ज़्यादा तुमने इस पर रिसर्च भी कर ली होगी, मतलब है ना। और काफ़ी जगह अब इसको दिखाया भी जाता है ताकि लोग मतलब अपना हैप्पीली लाइफ एंजॉय कर सके एज दे वांट। ठीक है, कि अपने उनके खुद के बच्चे हों तो उनके लिए बहुत अच्छा एक क्या कहते हैं ना ऑप्शन है। देन लीगल एंड एथिकल इश्यूज आर व्हाट? लीगल एंड एथिकल इश्यूज आर कि भाई जिस तरीके से इसकी मार्केटिंग हुई या फिर इसका बिजनेस बना दिया गया इंडिया में, वो चीज़ बहुत ख़राब है। प्लस उसके साथ साथ जब कोई भी फीमेल होती है वो अगर, अब देखो अगर वो मतलब प्रेगनेंसी इज़ अ अच्छा खासा टाइम पीरियड, 9 मंथ्स का टाइम पीरियड है। अगर वो मैरिड नहीं है तो अनमेरिड वुमेन अगर केवल ये चीज़ पैसों के लिए कर रही है तो सोशली उसको बहुत गलत तरीके से देखेंगे, तो एथिकल उससे बहुत जुड़े हुए हैं उसके साथ साथ। फिर कई बार ऐसा होता है, जैसे तुमने देखा वो एक कृति सेनन की मूवी, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, तुम लोग कमेंट कर देना, उसमें भी तुमने ये देखा कि उसमें क्या आया हुआ था कि भाई बच्चे में उन्होंने देखा कि कोई क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है, तो फिर उन्होंने कहा कि ये बच्चा अबॉर्ट कर दो। देन कुछ समाव वो अबॉर्ट नहीं करती या फिर क्या रीज़न रहता है, तो फिर वो बच्चा ग्रो कर जाता है। अब वो बच्चा अब उसी को पालना पड़ जाएगा, तो दैट इज़ ऑल्सो अ लीगल इशू कि भाई इसका फिर लीगल पेरेंटिंग के लिए फिर लड़ो झगड़ो, है ना। देखा तुमने कि कैसे कोर्ट कचहरी हुई। तो ये सारी चीज़ें देखने को मिल सकती हैं आपको किसमें? सरोगेसी में, अगर उसको सही तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं किया गया, या फिर जो भी आपका सरोगेट मदर है या फिर क्या कहते हैं जो कपल है उनको सही से चीज़ों को बताया नहीं गया। तो कंपैरिजन टेबल किसके बीच में बेटा? आपकी कौन कौन सी टेक्निक है, फर्टिलाइजेशन साइट कहाँ कहाँ पे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है ना क्वेश्चन, MCQ। ये पूरा जो चार्ट है आपका, ये कम से कम 4 से 5 तरीके के MCQ बना के देगा आपको। और ये 4 से 5 ये जो मतलब इसको ना रट लेना, इसको देख लेना बहुत अच्छे से। इस पे तुम्हें डेफिनेटली एक क्वेश्चन तो मिलने वाला है इस चार्ट पे कि ये जो कहाँ पे क्या कहते हैं इस टेक्निक में कहाँ पे फर्टिलाइजेशन हुआ, इस टेक्निक में कहाँ से तुम ट्रांसफ़र कर रहे हो या कहाँ को ट्रांसफ़र कर रहे हो, जाइगोट हो गया या फिर गैमेट हो गया। ठीक है, और कब इसको यूज़ करा जा सकता है, इस कौन सी टेक्निक किस समय यूज़ करनी चाहिए, ये तो इस पर पक्का MCQ बन सकता है। ये मतलब तुम्हारा चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट भी है CUET के बेसिस पे, और
इसमें से, इस चार्ट में से आने वाला है क्वेश्चन। आईवीएफ क्या है तुम्हारा? आईवीएफ तुमको पता है कहाँ है? लैब में तुम्हारा फर्टिलाइजेशन होता है बेटा। लैब में फर्टिलाइजेशन होता है, फिर एम्ब्रियो को अच्छा खासा ग्रो कराते हैं, देन उसको यूट्रस में छोड़ देते हैं। तो ट्रांसफर साइट क्या है? यूट्रस है। और कब यूज करेंगे? सबसे ज्यादा ही यूज होने वाली है, मतलब हर कंडीशन में ही यूज होती है। तुमने देखा चाहे जिफ्ट हो, गिफ्ट हो, आईसीएसआई हो, सब में क्या हो रहा है? आपका आईवीएफ यूज हो रहा है। ठीक है, एआई में नहीं हो रहा है बस। फिर आपका है इसमें भी नहीं हो रहा, सॉरी, आईसीएसआई में भी नहीं हो रहा। नेक्स्ट इज जिफ्ट, जायगोट वाला। ये भी कहाँ होगा? फर्टिलाइजेशन लैब में हो रहा था। जायगोट तो जायगोट को ट्रांसफर कर रहे हो, अगर जायगोट का ट्रांसफर हो रहा है का ट्रांसफर हो रहा है तो मतलब क्या हुआ? जायगोट का ट्रांसफर हो रहा है तो यानी कि ये पहले से बना होगा। तो ये कहाँ बना हुआ था? जायगोट बना था लेबोरेटरी में। ठीक है, लेबोरेटरी में, यानी कि इन विट्रो में बना था बेटा। और इन विट्रो में बना था तो फिर उसके बाद जायगोट को ट्रांसफर कहाँ कर देंगे हम? फेलोपियन ट्यूब में। अभी ये आगे नहीं ग्रो हुआ है तो सीधे फेलोपियन ट्यूब में डालो। ट्यूब जब पार्शली फंक्शनल हो, पार्शली फंक्शनल का मतलब वो इतना एरिया प्रोवाइड नहीं कर रही कि भाई फर्टिलाइजेशन हो जाए, या फिर वो ट्यूब का ब्लॉकेज थोड़ा सा, मतलब ये समझो कि इस्थमस वगैरह एरिया पे पास है, या क्या कहते हैं, फंडिबुलम के पास है। ठीक है, फिर उसके बाद हो गया गिफ्ट। गिफ्ट जो है इन विट्रो, इन वीवो सॉरी, गिफ्ट में क्या है? गैमेट का ट्रांसफर कर रहे थे ना, तो फर्टिलाइजेशन तो क्या होगी? वही होगी जहाँ पे अभी पढ़ा हमने कि हमने स्पर्म और एग दोनों को ही इंट्रोड्यूस करा दिया फेलोपियन ट्यूब में। तो मैंने तुमको बोला कि फर्टिलाइजेशन अकर होगा फेलोपियन ट्यूब में नेचुरली, और इसको क्या बोल सकते हैं? इन वीवो। देखा, तो कितने तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है। आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि हम किस टर्म को और क्या बोल सकते हैं, या कितनी एक ही तरीके की सिनोनिम्स हैं, ये चीज़ आपने समझनी है। ठीक है, इसको और मैं किस तरीके से समझा सकता हूँ या समझा सकती हूँ। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में सेटल होनी चाहिए। देन नेक्स्ट आपका ये ट्रांसफ़र कहाँ किया जाता है? फेलोपियन ट्यूब में ही। ऑफकोर्स फर्टिलाइजेशन है या फिर जो भी गैमेट्स हैं, गैमेट्स आपको कहाँ दिख रहे हैं? गैमेट्स वाली स्टेज आपको फेलोपियन ट्यूब में दिख रही है। ये किस लिए होता है? रिलीजियस रीजन की वजह से हो सकता है। रिलीजियस रीजन क्या हो सकते हैं भाई? रिलीजियस रीजन आपके गिफ्ट के ये वही वाली चीज़ की, मतलब भाई आपका ही खुद का बच्चा हो, है ना, किसी और का नहीं होना चाहिए, तब भाई ठीक है यार, तुम लाओ अपना एग, तुम अपना दो स्पर्म, तो कर देते हैं। ठीक है, किसी और की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके से आईसीएसआई क्या होता है? आईसीएसआई में आपका जो फर्टिलाइजेशन है ये अगेन लैब में हो रहा है बेटा। ठीक है, इसमें भी ट्रांसफर की साइट क्या होगी? यूट्रस में। इसमें क्या होता है? जब स्पर्म काउंट बहुत कम है, स्पर्म काउंट जब बहुत कम है, तो यानी देखो फर्टिलाइजेशन, तो अगेन यहाँ पे भी आईवीएफ यूज होगा। जो मैं कहती कि नहीं होगा, बट आईवीएफ यूज होगा। आईसीएस क्या है? इंट्रासाइटोप्लाज्मिक ट्रांसफर। ठीक है, अभी पढ़ा था ना आईसीएसआई, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म का इंजेक्शन। तो स्पर्म का इंजेक्शन अब ओवम में तो नहीं डालोगे ना तुम डायरेक्टली, मतलब फीमेल के पैल्विक रीजन में तुम इंजेक्ट करने में लगे पड़े हो, नहीं। तुमने अभी पढ़ा था कि बहुत कैसा होता है फीमेल का ओवरी फाइंड आउट करना, या फिर इनफैक्ट जो ट्यूबेक्टॉमी थी, ट्यूबेक्टॉमी इसीलिए क्या होती है? बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती है, क्योंकि मतलब सही टाइम पे क्या, मतलब उसको लोकेट करना बड़ा मुश्किल है। दैट्स वाई ये क्या होगा? इन वीवो होगा, सॉरी इन विट्रो होगा फर्टिलाइजेशन यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट इज ए आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, नेचुरल इन वीवो। ये पता नहीं क्यों पिंक कर रखा है, ये इंपॉर्टेंट होगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सॉरी। एआई क्या है? नेचुरल इन विवो होता है। सर्विक्स यूट्रस में माइल्ड फीमेल फैक्टर्स, थोड़े बहुत, मतलब क्या हो रहा है कि हमारे स्पर्म की मोबिलिटी वगैरह कोई इशू आ रहा है, मतलब हम ओवम स्पर्म को असिस्ट कर रहे हैं, ऐसी टेक्निक से जिससे असिस्ट हो जाए, स्पर्म की मोबिलिटी हो, या फिर किसी भी तरीके से स्पर्म को धक्का लगा रहे कि भाई तू फर्टिलाइज कर दे एग, तो वो सारी क्या हो गई? एआई में हो गया। ठीक है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कहलाएगा वो। ठीक, फिर तुमने पढ़ा कि अगर यूट्रस में जा रहा है या सर्विक्स पे जा रहा है, और उसमें तुमने देखा कि सर्विक्स या फिर यूट्रस में हम उसको क्या कर रहे हैं? ट्रांसफर कर रहे हैं। तो ये एक आपका प्रॉपर चार्ट हो गया जिसके ऊपर क्वेश्चन आना है, क्योंकि ये जो टेक्नोलॉजीज वगैरह है ये आजकल बहुत मॉडर्न है, और इस वजह से देखो जो भी तुम्हारा
यूज़ में है, प्रैक्टिकल यूसेज में है बायो के ना, या फिर मेडिकल फील्ड से बहुत ज़्यादा रिलेटेबल है, उस पर क्वेश्चन 100% आने होते हैं। ठीक है, इनफैक्ट उसमें तो जितनी ज़्यादा तुम एक्स्ट्रा नॉलेज गेन कर सकते हो वो तुम गेन किया करो, ताकि तुम मतलब क्वेश्चंस कहीं से भी आए तुम उसे छोड़ो ना। ठीक है, तो इस तरीके से ये चैप्टर कंप्लीट होता है। ठीक है, आपका लेक्चर CUET का कौन सा चैप्टर नंबर 3 ह्यूमन रिप्रोडक्टिव हेल्थ इस तरीके से समाप्त होता है बेटा। इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो सारे बता दिए, ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं है जो मैंने तुम्हें NCERT का छोड़ा हो। तो तुम इस तरीके से अपना पूरा चैप्टर को अच्छे से एक बार में स्टडी करो, बहुत ज़्यादा लेंथी चैप्टर नहीं था। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम भी नहीं लगाना है, अच्छे से पढ़ के इसको कंप्लीट करना है। सो ये लेकिन चैप्टर है बड़ा इंपॉर्टेंट, इस पे MCQs बहुत आते हैं। ठीक है, जितना इक्वल वेटेज है आपका ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाले ही चैप्टर से, ठीक है, तो इसको भी उतना ही टाइम देना है। और सबसे अच्छी बात कि सबसे छोटा चैप्टर है, तो तुम बहुत इजीली इसको कवर कर सकते हो और रिटेन करके रख सकते हो बहुत। इस पे ये वाला जो है ना, इनकी फुल फॉर्म्स पे ये जो है, इनकी फुल फॉर्म्स पे फुल फॉर्म्स हो गया, या फिर ये वाला पोर्शन, इसमें मैचिंग MCQ कैसे आते हैं बेटा, मैचिंग टाइप के आते हैं, मैचिंग टाइप वाले। तो इसके लिए प्रिपेयर कर लेना तुम, है ना, जितने क्वेश्चन तुम इस तरीके से लगा सको, इस पे जितनी प्रैक्टिस कर सको करनी है आपको, है ना, कितने तरीके से पॉसिबल है इसमें क्वेश्चंस आना, और किस तरीके से, केवल इतना ही टॉपिक सोचिए, यही टॉपिक ऐसा है कि 4 से 5 तरीके के तुम्हें क्वेश्चन देगा और एक तो आना ही है 100%। ठीक है, सो अब चैप्टर ओवर होता है, नेक्स्ट चैप्टर कंटिन्यू करेंगे। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा अच्छे से, और कोई भी सजेशन या फिर आपको कोई भी ऐसी चीज़ जो समझ में नहीं आई हो, डाउट रह गया हो, तो प्लीज़ कमेंट कर देना। अगर लेक्चर अच्छे से समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एस्पायरिंग एसेस। ठीक है, थैंक यू।